ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. માય સેલ્ફ અલ્પા ત્રિવેદી ફ્રોમ ગાયત્રી દેવી પબ્લિક સ્કૂલ. આજે આપણે ગુજરાતી વિષયનો બહુ જ સુંદર એકમ ચેપ્ટર નંબર 16 જે છે એનો અભ્યાસ કરીશું. અહીં તમને આછી એવી તમારી સ્કૂલ બતાવી દઉં. બહુ દિવસથી તમે સ્કૂલને મિસ કરતા હશો, પરંતુ હાલની પરિસ્થિતિને અનુસરતા આપણે ઓનલાઈન એજ્યુકેશનના માધ્યમથી જ 16મું ચેપ્ટર પ્રાણનો મિત્ર જે છે તેનો અભ્યાસ કરીશું. બહુ જ યાદ રાખવા જેવી વસ્તુ કે ચેપ્ટર નંબર 16 પેજ નંબર 95, જો તમારી પાસે પાઠ્યપુસ્તક હશે એમાંથી પેજ નંબર 95 ઉપર આ જ ચેપ્ટર ખોલી અને મારી સાથે વિડીયોને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશો, જેથી કરી અને કયા શબ્દને કઈ રીતે વાંચન કરવું અને કઈ રીતે તેને જલ્દીથી યાદ રાખવું એ जल्दी તમને समझण पड़ी जैसे. चैप्टर नंबर 16 एकम. यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि एकम यानी चैप्टर. एकम 16 प्राणनो मित्र. कृति यानी वो भी चैप्टर का नाम प्राणनो मित्र. कर्ता यानी कवि का लेखक का नाम, कवि या लेखक का नाम, तो उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर. और प्रकार, उसके नीचे लिखा है प्रकार. एवरी टाइम मैं आपको बोलती हूँ कि आपको प्रकार और लेखक कवि का नाम याद रखना है. तो प्रकार है अनुवादित वार्ता. यहाँ पे जो मैंने दिया है अनुवादित वार्ता, आपको खास याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर और अनुवादित वार्ता. साहित्यનો પ્રકાર ટાગોરની શ્રેષ્ઠ વાર્તા, यानी कि ये चैप्टर कहाँ से लिया है, तो ટાગોરની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓમાંથી આ ચેપ્ટર લેવામાં આવેલું છે. બહુ જ સરળ અને સુંદર મજાનું ચેપ્ટર આપેલું છે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં. હવે સૌથી પહેલાં તમને લેખક પરિચય કરાવું તો रविंद्रनाथ टैगोर, જેનાથી તો આપ સૌ परिचित हसो, यानी कि आप सब रविंद्रनाथ टैगोर से परिचित होंगे ही, क्योंकि बहुत सारा हमने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा है. और हमारे जो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान जो है, जिन्होंने उनके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ही है. रविंद्रनाथ टैगोर जन्म 7/5/1861 यानी कि 7મી મે 1861 થયો અને તેમનું અવસાન यानी कि મૃત્યુ 7મી ઓગસ્ટ 1941 રોજ થઈ છે. रविंद्रनाथ टैगोर નો जन्म कोलकाता में थयो हतो. आप सब जानते हो कि रविंद्रनाथ का जन्म कोलकाता में हुआ था. તેમણે કાવ્ય, વાર્તા, નવલકથા, નાટક, ચરિત્રલેખો અને નિબંધો દ્વારા बंगाली साहित्य में विपुल और समृद्ध सर्जन कर्યું છે. उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में बहुत सारा साहित्य लेखन किया है, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं. पोस्टमास्टर, काबुलीवाला, दीदी, नष्ट नीड, क्षुधित पाषाण एमनी उत्तम वार्ताओं है. ये जो पोस्टमास्टर, काबुलीवाला नीचे मैं आपको दिखाऊंगी, उन्होंने जो बहुत अच्छी उत्तम वार्ता यानी कि स्टोरीज लिखी है, वो नीचे आपको मैं नीचे वाली स्लाइड में दिखाऊंगी. वो उनकी स्टोरी है. घरे बाहिरे अने गोरा તેમની વિશ્વવિખ્યાત નવલકથાઓ છે. मानसी, चित्रा, चैताली, बलाका તેમનો उत्तम काव्य संग्रह છે. ये उनकी पोएम्स लिखी हुई है. कौन सी? तो मानसी, चित्रा, चैताली, बलाका. एंड देन એમનું સર્જન ગુજરાતીમાં અને અન્ય ભારતીય ભાષાઓમાં અનુવાદ રૂપે સુલભ છે. ગીતાંજલિ કાવ્ય સંગ્રહ માટે તેમને વિશ્વવિખ્યાત નોબેલ પારિતોષિક પ્રાપ્ત થયું હતું. गुजराती भाषाना अध्यापक અને विवेचक प्रसाद ब्रह्मभट्टे बलाईनो गुजराती में अनुवाद कर्यो छे. देखो ये जो चैप्टर है, ये जो लास्ट लाइन में अभी मैंने पढ़ा कि विवेचक प्रसाद ब्रह्मभट्ट, उन्होंने बलाई एक पेड़ है जिसके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने दूसरी लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन ये जो ब्रह्मभट्ट विवेचक प्रसाद ब्रह्मभट्ट हैं, उन्होंने उसका ट्रांसलेशन गुजराती में किया और वही ट्रांसलेशन आपकी 10th की टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर में डाला गया है. અહીંયા હતો તમારો લેખક પરિચય. રવિન્દ્રનાથ ટાગોરના પુસ્તકો હું તમને બતાવું તો અહીં आ रहा अपनी समक्ष पोस्टमास्टर. ऊपर मैंने जो पढ़ा था ये उनकी बुक है. देखिए बहुत ही अच्छी बुक है उनकी, ये पोस्टमास्टर. ये उनकी दूसरी लैंग्वेज की बुक है. ये उनकी गीतांजलि. उसके बाद ये रहा यहाँ पे गोरा, आगे मैंने पढ़ा था ये गोरा, ये
काबुली वाला ये वाली बुक है, और घरे बाहिरे, ये बहुत सारी बुक्स हैं जिनके लिए उनको नोबेल पारितोषिक अवार्ड यानी कि बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। अब यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ ये चैप्टर का शॉर्ट में, ये चैप्टर के माध्यम से हमें क्या सीखना है वो मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। वृक्षों द्वारा, प्लीज़ आप अपना बुक ओपन करके बैठिएगा ताकि आपको समझ में आ सके और सारे वर्ड्स को आप समझ सको। વૃક્ષો દ્વારા પ્રકૃતિ પ્રત્યે સ્વજન જેવી ઊંડી લાગણી અનુભવતા છોકરા બલાઈનું વૃક્ષ કપાઈ જાય છે ત્યારે પ્રાણ કંઈક ગુમાવી દે છે એવું હૃદયંગમ આલેખન રવિન્દ્રનાથે આ વાર્તામાં કર્યું છે। वार्ता क्यों लिखा है इसमें? क्योंकि ये साहित्य का प्रकार अनुवादित वार्ता है, इसीलिए यहाँ पे लेखक ने आ वार्ता में कर्યું છે ऐसा लिखा है। तो इन शॉर्ट में आपको कहूँ तो एक बलाई करके एक लड़का जो है और एक पेड़ उसके आंगन में जो है उसको काट दिया गया, वो फीलिंग उसको बहुत ही टच कर गई उसके हार्ट को, क्योंकि उसको पेड़ पौधे ट्रीज से बहुत ही प्यार था। तो उसके आंगन में जो पेड़ था उसको काट दिया, इसी वजह से उसको जो उसको हर्ट होता है, इसी बारे में ये चैप्टर में समझाया गया है। सेकंड लाइन, वृक्षों अने पुष्पो સાથેના બલાઈના હૃદય સંબંધનું ચિત્ર નિરાળું છે। સાવ નાની જણાતી વિગતો પણ વાર્તાના ઘડતરમાં કેવો ફાળો આપે છે તે દ્રષ્ટિએ પણ આ વાર્તા નોંધપાત્ર છે। બલાઈ સિમલાથી પોતાના પ્રિય વૃક્ષની તસવીર મંગાવે છે ત્યારે સમજાય છે કે કેવળ એક વૃક્ષ જ નથી કપાયું, કાકીએ તો બલાઈ પણ ગુમાવ્યો છે। કાકીના ડુસકા સાથે પૂરી થતી વાર્તામાં સંબંધોની સૂક્ષ્મતા વેધક રીતે પ્રગટ થઈ છે। ગદ્ય સ્વરૂપે જાણે ઉર્મી કાવ્ય હોય तेवी टागोरे आ वार्ता मावजत करी है। यानी कि ये जो बलाई जो है जब वो शिमला चला जाता है तब वहाँ से अपनी चाची को फ़ोन में ये पेड़ की एक फ़ोटोग्राफ मांगता है, तब उनकी चाची को बहुत ही दुख होता है कि वो पेड़ तो हमने काट दिया था, तब उसका मन वहाँ पे टूट जाता है। तब उसकी चाची को लगता है कि मैंने तो बलाई को ही खो दिया है, एक पेड़ को काट के मैंने एक बच्चे की जो फीलिंग्स होती है उसको मैंने खो दी है। यहीं से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 95, फर्स्ट पेरेग्राफ। मूળ સ્વરો જ પ્રબળ બની ગયા છે। ઝમઝમ વરસાદ પડે છે, તેનું આખું શરીર જાણે વરસાદનો ધ્વનિ સાંભળે છે। અગાસીમાં સાંજનો તડકો પડ્યો છે, તેમાં એ ઉઘાડા ડીલે ફરે છે। સમસ્ત આકાશમાંથી જાણે તે કંઈક એકઠું કરી રહ્યો હોય છે। તેને એકલા बैठा बैठा પોતાના मन સાથે વાતો કરવાની इच्छा થાય છે। यहाँ पे कुछ नेचुरल सीन्स के बारे में वर्णन किया, एक्सप्लेन किया है कि एक लड़का जो है धीरे धीरे बारिश हो रही है और वो कुछ उसने पहना नहीं है, ऐसे ही घूम रहा है। उघाड़ा डीले, यहाँ पे लिखा है कि उघाड़ा डीले, सेकंड लाइन यहाँ पे उघाड़ा डीले फरे से, यानी कि काफ़ी बच्चे जब बारिश में नहाने के लिए निकलते हैं तब ऊपर शर्ट या टी शर्ट नहीं पहनते, ऐसे ही नहाने की बाथिंग का मज़ा लेते हैं। समस्त आकाश में जाने ते कंईक एकठू करी रहे, पूरे आसमान में से जैसे उसे कुछ ले लेना है, ऐसी यहाँ पे और खुद एकला बैठा बैठा पोताना मन साथे वातो करवानी इच्छा थाय छे। यानी कि अकेले बैठे बैठे वो अपने मन के साथ कुछ बातें करने की वो इच्छा प्रकट कर रहा है। यहाँ पे नेचुरल सीन को वो अच्छे से फील करते हुए उसकी कुछ लाइन्स यहाँ पे लिख के लेखक हमें समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। हूँ एक बार तेने पहाड़ पर लई गयो हतो। अमारा घर सामे लीलू भरावदार घास पहाड़ना ढोळाव परथी तळेटी सुधी पथरायेलुं हतुं। ए जोईने पथरायेलुं हतुं यानी कि तड़ेटी, पहाड़ के ऊपर से नीचे तक, तड़ेटी यानी कि पहाड़ का नीचे तक पूरा घास से फैला हुआ बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा था। ए जोईने तेनुं मन प्रसन्न थई गयुं हतुं। एने मन तो घासनो पुंज, घासनी गबड़वानी रमत छे, बस गबड्या करे छे एटले ते पोते पण ए ढोळाव पर गबड़े छे। आखुं शरीर घास घास थई जाय छे। गबड़ता गबड़ता घासना तणखलामांथी तेनी डोकमां गलीपची थाय छे अने ते खड़खड़ाट हसी पड़े छे। यानी कि
बहुत बड़ा एक पहाड़ था, वो पूरा ऊपर से नीचे तक घास से पूरा लिपटा हुआ था, यानी कि बारिश की वजह से छोटे छोटे घास निकल आए थे और पूरा घास से लिपटा हुआ था। और ये बलाई जो है उसको तो पूरा घास देख के ऊपर से नीचे तक स्लाइडिंग करने का, यानी कि ऐसे ऐसे गोल गोल स्लाइडिंग करते हुए नीचे तक आने का जो अनुभव एक्सपीरियंस होता है वो उसको मन कर रहा था। तो वो बहुत बार बार वहाँ से ऊपर से नीचे तक स्लाइडिंग कर रहा था और पूरा शरीर जो है, उसके कपड़े जो है घास घास हो गए थे और उसके नेक पे डोकमा, यानी कि नेक NEC के नेक जो हम बोलते हैं इंग्लिश में, वहाँ से वो जो घास जो है वो टच कर रहा था, तो उसको बहुत ही हंसने का मन कर रहा था और वो खड़खड़ाहट हंसी पड़े थी, यानी कि जोर से हंसने लग जाता है। नेक्स्ट, કોઈ છોડનું ફૂલ તોડતું હોય તો તેને ખૂબ લાગી આવતું, બીજા કોઈની પાસે તેની આ લાગણીનો કશો અર્થ નથી એ તે સમજતો હતો, એટલા માટે તે વ્યથા છુપાવવાનો પ્રયાસ કરતો હતો। તેની ઉંમરના છોકરા ઝાડ પર પથ્થર ફેંકીને કાતરા પાડતા, તે કશું બોલી શકતો નહીં, ત્યાંથી મોં ફેરવીને ચાલ્યો જતો। यानी कि वो कोई भी व्यक्ति अगर छोटे से पौधे में से कोई फूल तोड़ता है तो भी उसका मन दुखित हो जाता था, लेकिन वो कभी बोल नहीं पाता था और अपनी व्यथा यानी कि अपना दुख जो है वो अंदर ही छुपा के रख देता था। वो देखता था कि उसकी उम्र के काफ़ी बच्चे वो इमली के पेड़ पे पत्थर फेंक के इमली खाने के लिए तोड़ते थे, लेकिन वो कभी भी कुछ बोलता नहीं था, वहाँ से अपना मुंह घुमा के निकल जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, मजूरो जे दिवसे घास कापवा आवता એ તેનો સૌથી વધુ દુઃખનો દિવસ બનતો, કેમ કે ઘાસની ભીતર ફરી ફરીને તેણે જોયું હતું નાનકડી લતાઓ, જાંબલી પીળા અનામી ફૂલો, પક્ષીઓએ ખાધેલી લીંબોળીઓના ઠળિયા પડીને ક્યાંક ઉગી નીકળેલા છે, કેવા સુંદર છે તેના પર્ણ, આ બધું જ નિષ્ઠુર દાતરડા વડે કપાઈ જશે, તેમની ફરિયાદ સાંભળનાર कोई नहीं। यानी कि वो अब ये पैराग्राफ में लेखक कहना चाहते हैं कि सबसे दुखी दिवस, दुख होने का दिवस उसका था जब मजदूर उनके गार्डन में घास काटने के लिए आते थे, तब वो घास की भीतर की फीलिंग्स कैसी थी तो वो उसको बहुत दुखी करती थी कि नानकड़ी लताओं यानी कि छोटी छोटी पेड़, नानकड़ी लताओ, छोटे छोटे वेल, फिर जांबली અને पीड़ा अनामी फूलों, अनामी એટલે કે જેનું કાંઈ नाम न होए। कभी कभी हम देखते हैं कि गार्डन के अंदर कुछ कुछ ऐसे फूल उगे हुए होते हैं जिनको हम पहचानते भी नहीं है लेकिन बहुत सुंदर दिखते हैं, तो उसे अनामी फूलों कहते हैं। पक्षियों ने खाधेली लिंबोड़ियों ठड़िया यानी कि पंखी जो होते हैं जो नीम का छोटा सा फल लिंबोड़ी जिसे गुजराती में कहते हैं, उसके आधे खाए हुए बीज को नीचे डाल देते हैं, उसमें से कुछ ऐसे पत्ते पेड़ के स्वरूप में निकलते हैं। वो छोटा सा पेड़ देख के इसका मन बहुत ही आनंदित हो जाता था, लेकिन जब ये गार्डन साफ करने के लिए मजदूर आते थे तब उसका मन बहुत दुखित हो जाता था और मन ही मन वो कहता था कि मेरी ये जो कंप्लेन है उससे सुनने वाला कोई नहीं। इसीलिए लास्ट लाइन में लिखा है तेमनी फरियाद सांभळनारा कोई नहीं, यानी कि ये जो पेड़ हैं पौधे हैं उसको घास है उसको काटने के लिए जा रहे हैं लेकिन उनकी कंप्लेन सुनने वाला कोई नहीं होता है। लास्ट लाइन, कोई दिवस ते तेनी काकीना खोड़ामां आवीने बेसतो અને તેને ગળે વળગી પડી કહેતો, પેલા મજૂરોને કહો ने कि मारा आ वृक्षों ने न कापे। अब यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि कभी कभी वो अपनी चाची की गोद में बैठ जाता था और उनको गले से लगा के बोलता था कि आंटी आप वो जो मजदूर हैं उन्हें कहो ना, उन्हें बताओ ना कि ये पेड़ को ना कापे, यानी कि इसे काटे नहीं। नेक्स्ट इज, काकी कहती बलाई तू केवी गांडा जेवी बात करे छे, आ बधुं तो जंगल छे, ए साफ कर्या विना चालशे केवी रीते। चाची बोलती है बेटा आप कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो, ये सब तो जंगल है, इन्हें तो साफ करना ही पड़ता है। बलाई घणा दिवसोथी समझी गयो हतो कि કેટલાક दुख एवा हता जे संपूर्णपणे तेणे एकलाए ज सहवाना हता, तेनी चारे बाजूना माणसों पर तेनी कोई असर थती न होती। वो समझ गया था कि मेरा ये जो दुख है यानी कि
पेड़ को न काटे, मैं ये बोल रहा हूँ, फिर भी मेरा ये जो दुख है वो कोई समझने वाला नहीं है, किसी के ऊपर इसकी कोई असर नहीं होगी। એક દિવસ સવારે હું ધ્યાનપૂર્વક સમાચાર પત્રક વાંચતો હતો, યાनी कि ये उसके चाचा की बात हो रही है। એવામાં બલાઈ મને બગીચામાં ખેંચી ગયો। તે એક જગ્યાએ એક છોડ દેખાડી મને તેણે પૂછ્યું, કાકા આ કયું वृक्ष છે? ये अपने चाचा, अब ये उनके चाचा बोल रहे हैं कि एक दिन वो मुझे खींच के, जब मैं न्यूज़पेपर रीड कर रहा था तब मुझे खींच के गार्डन में लेके गया और एक जगह पे मुझे एक छोटा सा पौधा दिखाया और मुझसे क्वेश्चन करने लगा कि चाचा जी ये कौन सा पेड़ है। मैं જોયું તો એ શીમડાના વૃક્ષનો અંકુર બગીચાના રસ્તાની વચમાં જ ફૂટી નીકળ્યો હતો। चाचा बोल रहे हैं कि मैंने देखा कि शिमड़ाना वृक्षनो अंकुर, यानी कि एकदम छोटा सा फूटा हुआ जो पौधा होता है, तो वो बगीचाना रस्तानी वचमा, गार्डन के रास्ते के बीचों बीच एक शिमड़ा का पेड़ का छोटा सा अंकुर जमीन में से निकल आया था। हाय, बलाईए मने बोलावी जवामां भूल करी हती। आनो प्रथम अंकुर जेवो फूट्यो तेवो ज बलाईनी नजरे पड्यो। તે પછી દરરોજ બલાઈ પોતાના હાથે તેને થોડું થોડું પાણી પાતો અને સાંજ સવાર છોડ કેટલો વધ્યો તેની વ્યાકુળ બની તપાસ કરતો। શીમડાનું વૃક્ષ ઝડપથી ઉગે છે, પણ બલાઈના ઉત્સાહને તે કેવી રીતે આંબી શકે? છોડ જ્યારે 2 હાથ ઊંચો થાય ત્યારે તેની પર્ણ સમૃદ્ધિ જોઈ તે વિચારવા લાગ્યો કે આ કોઈ અદ્ભુત વૃક્ષ છે। બલાઈએ કલ્પેલું કે હું પણ આભો બની જઈશ। यानी कि उनके गार्डन के रास्ते में जो बीचों बीच जो अंकुर फूटा था वो उसने चाचा को दिखाया और पूछा कि ये कौन सा पेड़ है। तब वो उसकी लास्ट गलती थी, क्योंकि उसने उस चाचा को दिखा दिया था। प्रथम अंकुर जेवो फूट्यो तेवो ज बलाई, मतलब जब से वो ज़मीन में से वो पौधा निकला था तब से ये जो बलाई जो है वो इतना उत्सुक हो गया था। हर रोज़ वो पौधे को पानी डालता था और सुबह शाम 2 टाइम कंटिन्यू उसको देखने के लिए जाता था कि कब वो बड़ा होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि बलाईना उत्साह ने की ते केवी रीते आंबी शके। ये चाचा कैसे समझ पाएंगे कि बलाई को ये पौधा उगाने में कितना इंटरेस्ट था, लेकिन ये कब ये बड़ा हो जाएगा ये उसको पागल कर दिया था। मैं कहूँ यहाँ से, मैं कहूँ माड़ीने कहूँ पड़से तेने उखाड़ी ने फेंकी देसे। चाचा बोले कि मालिक को बताना पड़ेगा कि इसको उखाड़ के फेंक दे। बलाई चमकी उठ्यो, आ केवी भयानक बात। ते बोल्यो, ना काका तमारे पगे पड़ू, तेने उखाड़ी नाखशो नहीं। बलाई ने बोला, नहीं चाचा आप उसको उखाड़ के फेंकना नहीं, क्योंकि उसको बहुत पसंद था। लास्ट लाइन, मैं कहूँ तू शू बोले छे, तने एनु भान नहीं। एकदम रस्तानी वच्चोवच्च उग्યું છે, मोटू थता चारे बाजू घटा फैलावी परेशान करी मूकशे। चाचा ने बोला कि आप क्या बोल रहे हो, आपको कुछ भान ही नहीं है। एकदम रास्ते के बीचों बीच ये पेड़ जो है अगर बड़ा हो जाएगा तो उसकी घटा जो है चारों तरफ फैल जाएगी, फिर हमें चलने में भी परेशानी होगी। ओके डियर स्टूडेंट, ये पार्ट 1 वीडियो प्राणनो मित्र पार्ट 1 वीडियो में यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। पार्ट 2 में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।